कॉची सीक्वेंस में एक डाउट बन रहा था। हाँ बताएं, कॉची सीक्वेंस में क्या डाउट है? सर जब हम लोग लिमिट की बात करते हैं तो dxn, x लेस देन एप्सिलॉन दिखाते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन। हाँ हाँ, तो मतलब उसमें उसकी डिस्टेंस जो है 0 को अप्रोच कर रही होती है किसी हाँ पॉइंट हाँ, की सारे वेरी सीक्वेंस के गुड। नंबर से। हाँ मतलब कॉची के लिए कह रहे हैं ना? नहीं सर, लिमिट के लिए। हाँ लिमिट के लिए, मतलब कम से कम एक ऐसा n मिलना चाहिए सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x कैन बी मेड लेस देन पर्टिकुलर दैट एप्सिलॉन। हर सर एप्सिलॉन ये के लिए एक चीज n मिलना चाहिए, हर एप्सिलॉन के लिए। सर ये चीज जो ज्योमेट्रिकली समझ में आती है, लेकिन वो ये जो कॉची सीक्वेंस में xn और xn लेते हैं लेस देन एप्सिलॉन, इसका हमको ज्योमेट्री नहीं समझ में आ रही मतलब। अच्छा अच्छा, अच्छा चलो आज के लेक्चर में मैं उसी को बताता हूँ। ठीक। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि कल का लेक्चर हालांकि मैं अपलोड नहीं कर पाया, आज कर दूंगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे पास, लेकिन वक्त नहीं मिला अपलोड करने की। Now look, recall again this definition. What it says that suppose x is equal with some metric function d is a metric space, then any sequence in x is said to be Cauchy if for each epsilon there exists a positive integer n such that distance between xn and xm can be made less than epsilon for all nm greater than n. It should be less than epsilon for all nm greater than that n. तो देखो, इसको अगर ज्योमेट्रिकल समझना चाहो तो बेसिकली एक वो पढ़ा होगा आपने एडवांस कैलकुलस, हम पाथ चूज करते थे। तो पाथ चूज करने को कंटिन्यूअस भी हो सकता है या कुछ ऐसा डिस्क्रीट टाइप का भी पाथ हो सकता है। सीक्वेंस भी क्या एक तरह से अगर देखो तो मैं थोड़ा सा इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देता हूँ। बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो आर में पढ़ा था तो आप डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स अंडर यूजुअल मेट्रिक यहाँ कर देते थे मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन, है ना। ये कोई नई चीज नहीं, कल मैंने आपको नोटेशन कल वाले लेक्चर में बताया था। इसी का पर्टिकुलर केस है जो आप आर में पढ़ के अंडर यूजुअल मेट्रिक। लेकिन आर्बिट्री मेट्रिक हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि बिकॉज दिस वन इज वैलिड अंडर यूजुअल मेट्रिक। तो वहां पे भी कम से कम आप कोई ऐसा एक एन नॉट बताना चाहिए सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन। ये है। तो अब कुछ ऐसा समझो कि अगर इसको थोड़ा सा अप्लाइड वे में देखो, अगर कि सपोज करो कोई सीक्वेंस है, आई मीन कोई सीक्वेंस ऐसे ये करके आ रहा है और एक सीक्वेंस, आई मीन कोई भी सीक्वेंस है, एक एक्सएन ले लिया ये और एक ये एक्सएम है, एक्सएम कुछ ऐसे ले लो, ये सीक्वेंस जा रहा है एक्सएम। तो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बाद ना एक एन, ये जो एन नॉट आपको मिल रहा है, एक ऐसा एन नॉट मिलना चाहिए। मतलब ऐसे समझो एक टाइम स्लॉट है, जिस टाइम स्लॉट के बाद ये दोनों एक्सएन एक्सएम सीक्वेंस एक ही हो जा रहा है। आई मीन उनके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या हो जा रहा है, it should be less than epsilon, and if you are doing it for each epsilon then you can say clearly that distance between xn and xm can be made less than epsilon whatever epsilon you choose। बात समझ आ रही है? ये एक पर्टिकुलर टाइम देखो, जैसे ऐसा है ना, जैसे अभी आपको मैं z का एग्जांपल दूंगा। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया z में कोई सीक्वेंस बता रहा हूँ, z में चलो अंडर यूजुअल मेट्रिक ले लो और एक में सीक्वेंस ले रहा हूँ 2 3 5 और उसके बाद सारे एलिमेंट कर दिया 7 7 7, मतलब इवेंचुअली कांस्टेंट टाइप का सीक्वेंस ले लो। तो होगा क्या कि ये x1 है आपका, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, ये है। अब अंडर यूजुअल मेट्रिक है तो आप देख सकते हो कि मॉड ऑफ xn माइनस xm whatever epsilon you choose for every epsilon here actually the same n naught is going to work for every epsilon। n naught की वैल्यू अगर आप 4 ले लो, so for all n greater than 4, in fact for greater than equal to 4 it is going to work। देखो for अब ये जरूरी नहीं, जैसे एप्सिलॉन की मैंने वैल्यू हाफ ले ली तो भी यही n नॉट इक्वल टू 4 वर्क कर जाएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने अगर 1/3 ले ली तो भी, लेकिन हो सकता है आपको हाफ के लिए n नॉट की वैल्यू 10 मिले
1/3 के लिए एन नॉट की वैल्यू 5 मिले, 1/7 के लिए एन नॉट की वैल्यू 10 मिले, ठीक है ना। हर एक एप्सिलॉन के लिए क्वेश्चन क्या है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट मिलना चाहिए, कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, जिसके बाद के सारे एन और एम के लिए सीक्वेंस के जो वैल्यूज हैं उनके बीच का डिफरेंस जो भी आप एप्सिलॉन दे रहे हो उससे छोटा होना चाहिए, ये रिजल्ट कहता है। या ऐसा अगर इसको कुछ टाइम स्केल मान लो तो आप कहते हो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बाद दोनों सीक्वेंस एक्सएन और एक्सएम दोनों के वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम हो जाए, तो ताकि उनके बीच का डिफरेंस जो भी आप एप्सिलॉन चूज करो। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये एन नॉट जो है ना वो यहां कट कर दो यहाँ पे, इसके बाद में दोनों एक्सएन एक्सएम दोनों की वैल्यू 777 ही है। यहाँ पे एक्सएन कोई भी एन की वैल्यू ले लो, 4 या 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे हम एट अ टाइम एन की वैल्यू 5 ले रहे हैं, x5 माइनस x7 देख लो, तो देखो 5 पे भी वैल्यू इसकी 7 है, -7 7 माइनस 7 कितना हो गया 0, x5 माइनस x7 x8 माइनस x9 कुछ भी ले लो एनएम की वैल्यू, कोई भी एनएम की वैल्यू ले लो, 4 या 4 से अगर बड़ी वैल्यूज है तो ये आप एप्सिलॉन कुछ भी ले रहे हो ये हमेशा क्या हो रहा है, this difference is, so I can say that this type of sequence is a Cauchy sequence in Z, and actually this type of sequence is called eventually constant sequence। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया कि अब सीक्वेंस तो बहुत से मिलेंगे, बट दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू क्लेम दिस। लेकिन ये जरूरी है कि एक ही एन नॉट हर एक एप्सिलॉन के लिए वर्क करे। क्वेश्चन में ये है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई एन नॉट मिलना चाहिए, ताकि उसके बाद के आप जो भी एन और एम सेलेक्ट करो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्सएम शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ये होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन एक्सएन एंड एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन। बात समझ में आ गई यहां तक? यस सर। ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है तो और ये निगेटिव हो नहीं सकता, तो इनफैक्ट कहोगे कि एक्सएन इक्वल टू एक्सएम आ जाएगा इसके बाद में, इस पर्टिकुलर एन नॉट के बाद जो है एक्सएन और एक्सएम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले वो हो सकता है उनकी एंट्रीज डिफरेंट हो। देखो जैसे यहाँ पे अगर एन नॉट की वैल्यू 4 से कम ले लो, जैसे मान लो एन की वैल्यू 1 ले लो और एम की वैल्यू 2 ले लो, तो x1 कितना है, x1 माइनस x2, एन की वैल्यू 1 ले लो और अंडर यूजुअल मेट्रिक में बात कर रहा हूं, तो ये हो गया मॉड ऑफ 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो गया ये। अब आप एप्सिलॉन हाफ ले लो तो ये डिफरेंस हाफ से छोटा नहीं है, ये डिफरेंस हाफ से छोटा नहीं है। लेकिन एक एन नॉट ऐसा मिलना चाहिए, अगर ये कॉशी है तो एक एन नॉट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इसको अगर कुछ ऐसे समझो ना टाइम स्केल सब अगर आप देखो तो ये सिंपली ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसे टाइम स्लॉट के बाद जो भी आप एनएम की वैल्यू रखो, दिस डिस्टेंस कैन बी मेड लेस देन एवरी एप्सिलॉन व्हाटएवर एप्सिलॉन यू चूज। आगे समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे इंटरप्रेट करना सीखो। अब ये हो सकता है कि आप वो इस तरह आ जाए, ऐसे हो जाए, ये यहाँ पे इस तरह हो जाए, तो अब ये वो एन नॉट है, या ये एन नॉट इसके बाद कहीं भी ले लो, ये एन नॉट ले लो, ये एन नॉट ले लो, तो आप दोनों सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाए, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। इसी को वो कह रहा है। अब कन्वर्जेंस में क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस में क्या होना चाहिए कि आप कह रहे हो कि एक्सएन कन्वर्जेस टू एक्स, एक्स को सेंटर मान के आप जितने भी बॉल ड्रॉ करोगे, एक्स को सेंटर मान के जितने भी बॉल ड्रॉ करोगे, और ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप यहाँ ऑब्जर्वर है और ये यहाँ से मान लो स्टोन थ्रो कर रहा है, एक पॉन्ड ऐसे सपोज कर लो, एक छोटा सा पॉन्ड है, लेक है, इसमें आप यहाँ से आप लगातार ट्रायल कर रहे हो, कभी आप स्टोन थ्रो करो यहाँ गिर रहा है, कभी यहाँ गिर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि आपको कुछ देर प्रैक्टिस के बाद आफ्टर एन नॉट इक्वल टू 10, आफ्टर ऑल एन ग्रेटर देन 10, 10 मिनट बाद, ऐसे समझ लो टाइम स्केल पे इसको 10 मिनट ले लो, अब आप जितने भी स्टोन थ्रो कर रहे हो वो सब इस एक्स के एप्सिलॉन रेडियस के अंदर गिरे, एक्स के एप्सिलॉन रेडियस, थोड़ा सा इस तरह चीजें इंटरप्रेट किया करो ना, तो आपको एक तो मैंने मैथमेटिकल बता दिया, आप थोड़ा सा इसको ना, क्योंकि इसका फिजिकल एप्लीकेशन भी है, आप देखोगे जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स में वो बेसिकली इसी का है। अब वहां पे वो जो एरिया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है उसमें, मान लो किसी पर्टिकुलर एक के नेबरहुड में ये a प्लस एप्सिलॉन है, माइनस एप्सिलॉन है, तो वहां आपने पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब, तो वो सब बेसिकली इसी का एक्सटेंशन है। अगर आप देखोगे वहां पे ना वो भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही चीज है, तो खैर मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना वो यही डिस्ट्रीब्यूशन है। वो ये जो बॉल यहाँ जो कॉन्सेप्ट है एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बाद सब इसके अंदर जाने लगे, तो इसी को कन्वर्जेंस कहते हैं, कन्वर्जेंस कहते हैं। लेकिन उस 10 मिनट के बाद आप फिर जितने भी स्टोन थ्रो करो सब के सब इसी में गिरना चाहिए, जितने भी स्टोन थ्रो वो सब, कोई अगर उसके बाद कहीं एक पे भी फेल कर गया तो फिर वो आपको कन्वर्जेंस नहीं कहलाएगा,
मान लो आप इसको हिट करना चाहते हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इसको हिट करना चाहते हो, आप यहाँ से स्टोन थ्रो कर रहे हो, बात समझ में आ रही है? तो बाहर जो है आपके, एक इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी कि बाहर आपके एटमोस्ट कितने स्टोन लाई करने चाहिए, फाइनाइट। बाहर जो होने चाहिए, एक्स अगर लिमिट है तो आप जिस भी बॉल का रेडियस बनाओ, इसके बाहर कितने लाई करने चाहिए, फाइनाइट, और अंदर कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट। ये बात समझ आई? इसको हम यूज करेंगे। अब देखो ये फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आप जब कन्वर्जेंस की, इनफैक्ट यहां पे भी देखो सही है, यहां पे भी ये कौशी में भी ये बात कह सकते हो। एक काम करो, पहले जरा कन्वर्जेंस के डेफिनेशन पे आओ, हम आपको एक बार इसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर दूं, क्योंकि हम लोग फिर से यूज करेंगे। तो आपको मैंने इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बता दिया। कन्वर्जेंस का डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या था, कन्वर्जेंस का डेफिनेशन क्या कहता था, a sequence xn of points of x is said to be convergent if there is a point x such that for each epsilon positive there exists a positive। हो सकता है डिफरेंट एप्सिलॉन के लिए डिफरेंट n नॉट मिले, लेकिन हर एप्सिलॉन के लिए एक मिलना चाहिए n नॉट, या हो सकता है कि एक ही n नॉट सारे एप्सिलॉन के लिए काम कर जाए। बस समझ आ रही है? एक ही n नॉट सारे के लिए भी वर्क कर सकता है, जैसे हमारे कांस्टेंट सीक्वेंस में देखा, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस में। So d of x and x is less than epsilon for all n greater than n naught. Distance between x and x is less than epsilon for all n greater than n naught. The point x belonging to x is called limit point of the sequence xn. इसमें लिमिट पॉइंट हम इन जनरल अपने नोटेशन से लिमिट कह रहे थे, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि अगर आप x को सेंटर मान के, आप ये क्लेम कर रहे हो कि xn एक सीक्वेंस है जो x को कन्वर्ज कर रहा है, तो x को सेंटर मान के जिस भी रेडियस का बॉल बनाओ, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं, x को सेंटर मान के जिस भी रेडियस का बॉल बनाओ, हर एक बॉल में आप जब, जैसे यहां से ऑब्जर्वर है, ये स्टोन थ्रो कर, तो बाहर सिर्फ फाइनाइट, एटमोस्ट फाइनाइट लाई करना चाहिए, और अंदर कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट। यही तो कह रहा है कि xn बिलोंग्स टू दिस बॉल, टू एवरी बॉल विद सेंटर x। अगर xn आप कह रहे हो x को कन्वर्ज कर रहा है, तो एप्सिलॉन रेडियस, x को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस के जितने भी बॉल बनाओ, हर के लिए एक n नॉट मिलना चाहिए, सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट एवरी मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस स्टार्ट लाइंग विद इन दिस बॉल। तो हर बॉल इसके अंदर हिट, आई मीन हर एक आप जो थ्रो कर रहे हो, मैंने अपने उसमें बताया कि स्टोन जैसे मान लो थ्रो कर रहे हो, तो एक फिक्स टाइम स्लॉट के बाद सब के सब इसी एरिया के अंदर गिरे, सब के सब इसी एरिया के अंदर गिरे, है ना। ये इस तरह मतलब आप थोड़ा सा याद करने के लिए और थोड़ा इंटरप्रेट करने के लिए अपने रखो, तो आपको चीजें भूलेगी नहीं। ये तो ठीक है, डेफिनेशन मैथमेटिकली तो यही है, लेकिन इसको आप इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हो। दूसरा मैंने ये कहा कि बाहर जब भी सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज कर रहा है, तो आप किसी भी रेडियस का बॉल बनाओ, उसके बाहर फाइनाइट ही मेंबर होंगे, उसके बाहर फाइनाइट होंगे, और उसके हर एक नेबरहुड में, x के हर एक नेबरहुड में कितने मेंबर होंगे, इनफाइनाइट। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो कितने के लिए फेल कर रहा है, ये ट्रू है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, n नॉट फिक्स है, जब मान लो 5 है, तो फेल किसके लिए करेगा, n इक्वल टू 1 के लिए फेल कर सकता है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। इन 5 नंबर के लिए फेल कर सकता, हो सकता है xn की वैल्यू इस बॉल के अंदर ना हो, लेकिन n नॉट के बाद, इस n नॉट के बाद तो बाहर कितने छूट गए, एटमोस्ट फाइनाइट। तो जब भी सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करेगा, तो बाहर कितने मेंबर होंगे, एटमोस्ट फाइनाइट, या तो एक भी ना हो, या अगर होंगे मैक्सिमम तो कितने होंगे, फाइनाइट। ये इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। अगर ये इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया, तो देखो अब मैं एक बहुत आसान वे है, इन दोनों को यूज करते हुए देखो प्रूफ कैसे होगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इन अ मेट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर आप वो दोनों टर्मिनोलॉजी समझ रखे, तो इस प्रूफ को एक बार पढ़ो, इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक बार पढ़ लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। देखो आप लोग ना, जैसे मैं बार बार क्यों इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूं, क्योंकि होगा क्या ना कि अगर इस तरह नहीं पढ़ोगे ना, तो बहुत से रिजल्ट और थ्योरम होते हैं, आप परेशान हो जाओगे कि मतलब सब में कैसे एप्सिलॉन चूज कर ले रहा, और हर एक एप्सिलॉन के लिए कैसे नॉट मिलेगा। तो थोड़ा सा इंटरप्रेट करना सीखो, तो फिर आपको कुछ वक्त बाद क्या लगेगा ना कि ये सारे थ्योरम और सब में कॉन्सेप्ट एक जैसा है। जैसे हालांकि ये इस रिजल्ट को मैं ऑलरेडी रियल एनालिसिस में करा चुका हूं, वहां पे भी मैंने ये कराया था, कंपटीशन के क्लास में भी मैंने हिंट दिया था। अब सिर्फ यहाँ इतना है कि वहां पे मॉड ऑफ xn माइनस x जो था, उसको यहाँ पे d ऑफ xn x लिख दिया है, लेकिन लॉजिक सेम है। अब देखो क्या लिखना है, इन अ मेट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड।
अच्छा ये बताओ सेट को बाउंडेड आप कब दिखाते हो? अच्छा एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। अच्छा हाँ ये चीज मैं बता दूं, सीक्वेंस एक फंक्शन को कब आप बाउंडेड कहते हो? जब उसका रेंज फाइनाइट हो। किसी फंक्शन को आप बाउंडेड कब कहते हैं? जब उसका रेंज क्या है? फाइनाइट हो। फाइनाइट। अच्छा हर एक सीक्वेंस एक फंक्शन होता है कि नहीं? एवरी सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर। यस सर। तो आप कहोगे कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड, क्या मतलब उसका रेंज सेट क्या होना चाहिए? फाइनाइट। यस सर। तो दूसरी बात, अच्छा दूसरा बात ये कि अगर आप ये दिखा दो, या दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन ये कह सकते हो कि आप ये दिखा दो कि अगर अगर जो भी सीक्वेंस आप एक्शन ले रहे हो उसके हर एक मेंबर को, उस सीक्वेंस के हर एक मेंबर को आप एक, मान लो सीक्वेंस के मेंबर मान लो जैसे ये x1 है, यहाँ पे x2 है, इसको आप एक फाइनाइट रेडियस के बॉल के अंदर, किसी भी फाइनाइट रेडियस के बॉल के अंदर अगर सारे मेंबर्स को इंक्लोज कर लो, क्योंकि आपको याद है कि किसी सेट को पहले जो देखो, जब भी कोई रिजल्ट करने जाओ ना, सबसे पहला काम किया करो उससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट हैं उसको रिकॉल किया करो। अगर आप आर पे अंडर यूजुअल मेट्रिक याद करो तो आपको मैंने बताया था कि अ सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ let us collect all, I mean distance, I mean what, suppose S is subset of some R पे, क्या मेट्रिक पे ही बात करो कि S कोई suppose S is a subset of some metric space X, so since we have metric, so I can compute the distance between every xy belonging to the set के हर दो पॉइंट के बीच में आप ये डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपको सेट पे क्या दे रखा है, एक्स पे डिस्टेंस फंक्शन है, तो उसके सारे एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, या उसके सबसेट के बीच में, क्योंकि है तो उसी का सबसेट। सो दैट यू कैन ऑलवेज डू। और क्योंकि डिस्टेंस जो होता है डी क्या कैसा फंक्शन है, एक्स क्रॉस एक्स टू आर प्लस यूनियन जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज डी, जब दो एलिमेंट पे जब डी ऑपरेट कर दोगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी रियल नंबर। इसकी इमेज क्या होगी, एक रियल नंबर होगी, इनफैक्ट नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो ये किसका कलेक्शन है, रियल नंबर्स का कलेक्शन है। तो रियल नंबर्स ऑर्डर्ड होते हैं। सो इफ दिस, नाउ देखो एक्चुअली में डायमीटर, कोई सेट फाइनाइट कब कहलाता है, इसका जब इसका डायमीटर फाइनाइट हो। डायमीटर फाइनाइट का क्या मतलब होता है, इफ इट्स सुप्रीमम इज लेस देन इंफिनिटी। अगर इसका सुप्रीमम फाइनाइट है, किसी सेट को हम कब कहते हैं कि वो बाउंडेड है। So we say that a set is bounded if its diameter is finite. Diameter क्या करते हो, जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा सर्किल का डायमीटर कैसे निकालते हो, जो कॉर्ड्स होते हैं उन सारे कॉर्ड्स में जो लार्जेस्ट होता है वो क्या होता है, उसका डायमीटर। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी अगर आप देखो तो जनरलाइज किया है, किसी सेट के अंदर हर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर किया, ये डिस्टेंस मेजर किया, ये किया गया, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं इस तरह बना दे रहा हूँ यूजुअल वाला। अब इन सब में आप हर दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के अब देख लो उसमें जो लार्जेस्ट है अगर वो भी बाउंडेड है तो आप कहोगे कि सेट क्या है, फाइनाइट, सॉरी सेट क्या है, बाउंडेड, ठीक है ना, सेट बाउंडेड है। तो आप इन जनरल क्या कह सकते हो कि अगर मैं किसी सेट को मुझे बाउंडेड दिखाना हो तो मैं ये दिखा दूं तो सेट के हर एलिमेंट्स किसी फाइनाइट रेडियस के बॉल के अंदर इनक्लोज्ड है। अगर मैं उस सेट के हर एक एलिमेंट को किसी एक बॉल के अंदर इनक्लोज्ड दिखा दूं, बॉल ऑफ फाइनाइट डायमीटर, so that set is bounded। ये बेसिक कंसेप्ट है, यहां तक तो डाउट नहीं किसी को। नाउ कम टू दिस प्रॉपर्टी, ये क्या कह रहा है, इन अ मेट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। So just read this proof. Suppose x equal with some metric function is a metric space and xn be a sequence in x such that xn converges to x belonging to x as n tends to infinity. Then there exists, देखो अब क्योंकि आपने assume किया कि sequence xn हर convergent sequence, तो जैसे आप कहोगे कि sequence suppose xn converges to x, तो just apply it, use its definition. So according to definition, whenever sequence xn converges to x, so I can always have a positive integer n naught, I mean a natural number n naught, such that for all n greater than n naught, distance between xn and x can be made less than any epsilon. So for just for the sake of explanation, you can take epsilon equal to half. एक ही एप्सिलॉन वर्क कर जाएगा, कोई जरूरी नहीं है आर्बिट्री एप्सिलॉन लेने की, कोई भी एप्सिलॉन ले लो। ये तो डेफिनेशन कहता है कि किसी भी x को सेंटर मान के अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि xn x को कन्वर्ज कर रहा है तो x को सेंटर मान के आप जिस भी रेडियस का बॉल बना, चाहे वो हाफ रेडियस हो कुछ भी हो, सीक्वेंस के सारे इनफाइनाइट मेंबर इसके अंदर लाई करेंगे और बाहर जो लाई करेंगे वो फाइनाइट लाई करेंगे। ये तो डेफिनेशन कहता है, यस सर, है ना। मान लो कि तीन एलिमेंट बाहर, जस्ट एक्सप्लेनेशन के पर्पस से, सपोज के तीन एलिमेंट बाहर लगे एंड x4 ऑनवर्ड्स जो है वो सब इसके अंदर हो गए, x4 ऑनवर्ड्स सब इसके क्या हो गए, अंदर हो गए, इस बॉल ओपन बॉल के अंदर हो गए। क्योंकि ये तो डेफिनेशन कहता है ना, जब भी आप एज्यूम करोगे कि xn x को, इसीलिए देखो मैंने बार बार इंटरप्रेट किया, आपको 3-4 वे में इंटरप्रेट किया कि बॉल के टर्म में कैसे शो करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन xn x कैसे शो करेंगे।
बाहर कितने लाई करेंगे, अंदर कितने लाई करेंगे। ये क्यों मैं इस तरह लिख रहा हूं, क्योंकि आप प्रूफ में देखोगे ओवरऑल यही लॉजिक यूज हो रहा है। तो हर एक रिजल्ट रटते नहीं है, कुछ की पॉइंट होता है हर एक प्रूफ का, अगर वो आपको आपने एनालाइज कर रखा, आप इस प्रूफ को हमेशा लिख सकते हो, कभी भी आ गया। इवन आपसे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वहीं पे ऑन स्पॉट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो प्रिपरेशन इस तरह करते हैं कि जो अगर की आइडिया आपको मालूम है तो आप हमेशा प्रूफ बता सकते हो, और कोई भी एग्जामिनर अगर वो सही मैथमेटिशियन है तो आप इतना हिंट दोगे समझ जाएगा, ठीक है, कि आपने सोच रखा। बाकी अब रट के वहां कुछ भी बोल रहे हो, पता नहीं, वो वही वाली बात हो गई कि मैं पूछूं आपसे आपका नाम क्या है तो आपको सर पंखा चल रहा है। अब वैसा आंसर दे तो तब कोई एग्जामिनर को गुस्सा आता है, तभी वो आपके, हो सकता है वो आपसे उस वक्त न बोले, आपका बाद में मार्क्स कट कर दे। अक्सर ऐसे होता है कि पूछा कुछ जा रहा है, जवाब कुछ और दे रहे। जरूरी नहीं मैथमेटिक्स आप 100% पहले प्रूफ ही कर दो, अगर इंटरव्यू है या कहीं भी आप कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपका अप्रोच है तो स्टेप मार्किंग भी होती है और तभी आप सीखोगे। ठीक है, अब आते हैं, देखो इस प्रूफ पे आते हैं। तो अब तो किसी को डाउट नहीं क्यों एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ लिया? आप कोई भी एप्सिलॉन की वैल्यू ले लो, कोई जरूरी नहीं है। देखिए, लेकिन ये मुझे मालूम है कि मैं कोई भी बॉल का रेडियस बनाऊं, एक्स को सेंटर मान के किसी बॉल का रेडियस बनाऊं, डेफिनेशन कहता है कि उसके अंदर इनफाइनाइट मेंबर होंगे और उसके बाहर कितने होंगे, फाइनाइट मेंबर। तो इनफाइनाइट मेंबर तो हाफ रेडियस के बॉल के अंदर हो गए ना कंटेंट, सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स तो हाफ रेडियस के बॉल के अंदर हो गए। जैसे x3 भी इसके अंदर आ गया, सॉरी x4 भी आ गया, x5 भी आ गया। हम इस पर्टिकुलर केस में इनफाइनाइट तो एक बॉल के अंदर आ गए। अब मुझे एक ऐसा बॉल रेडियस ढूंढना है कि जो बाहर फाइनाइट है ना, उनको भी मैं किसी बॉल के अंदर इंक्लोज कर लूं। बात समझ में आ रही है? तो हाफ रेडियस के अंदर तो देखो, जैसे ये x अगर है, ये x है और यहाँ पे xn के मेंबर जो इसके अंदर है, तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड xn ऑलवेज लेस देन हाफ होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर लाई कर रहा है तो ये कोई नई चीज नहीं है, है ना। अगर इसके अंदर लाई करेगा तो क्या होगा, ये ओपन बॉल है ना, ओपन बॉल है। सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। बाहर कितने छूट जाएंगे, 1 2 अप टू n नॉट, क्योंकि n नॉट से स्ट्रिक्टली बड़े होने के लिए तो अंदर आ गए, इस बॉल के अंदर आ गया, हाफ रेडियस के बॉल के अंदर इनक्लोज हो गए। अब इसके बाहर जो होंगे वो एटमोस्ट कितने होंगे, n नॉट, मैंने अपने इसमें n नॉट लिख दिया है। तो अब उनको कैसे इनक्लोज करें जो बाहर छूट गए? तो अब ये क्या कह रहा है कि अब क्योंकि ये बाहर जो छूटेंगे वो होंगे तो फाइनाइट, बाहर जो सीक्वेंस, और सीक्वेंस किसका बना रहे हो, मेट्रिक स्पेस के मेंबर्स का लेके बना रहे हो। तो बाहर अब, और जैसे ही ये डिस्टेंस बिटवीन x एंड x है, तो xn और x के बीच का जो डिस्टेंस है, जो बाहर एलिमेंट लाई कर गए, x से मान लो ये एलिमेंट x3 यहाँ पे है, सपोज x3 बाहर लाई कर गया, तो मैं क्या काम करूं, x से x3 का डिस्टेंस मेजर कर लूं, x से x2 का डिस्टेंस मेजर कर लूं, और x से x1 का डिस्टेंस मेजर कर लूं। मान लो x1 यहाँ पे है, इन दोनों का मैक्सिमम रेडियस ले लो। देखो हाफ रेडियस के अंदर तो ये सारे इनफाइनाइट बॉल्स आ गए, जो इनफाइनाइट मेंबर्स आ गए। अब जो बाहर एलिमेंट लाई किए, उन फाइनाइट एलिमेंट्स है, उन सब का डिस्टेंस मेजर कर लो और उसमें से मैक्सिमम ले लो। तो मैक्सिमम लेके अगर आप बॉल बनाओगे तो ज्योमेट्री से दिख रहा है कि सारे बॉल इसके अंदर इंक्लूड, सारे सीक्वेंस के मेंबर इसके अंदर इंक्लूड हो गए कि नहीं? yes, sir. तो अब आप उसे मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे वो रेडियस क्या होगा जिसके अंदर सीक्वेंस के सारे मेंबर इंक्लूड हो जाएं। तो आप कहोगे दैट इज r इज इक्वल टू, लेट अस टेक मैक्सिमम ऑफ हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन x एंड x। डिस्टेंस बिटवीन x एंड x रियल नंबर होगा तो उनमें मैक्सिमम, उस रेडियस का बॉल लेके बनाओगे तो सीक्वेंस के सारे मेंबर इंक्लोज हो गए। तो हाफ रेडियस के अंदर इनफाइनाइट मेंबर्स, और ये जो मैक्सिमम ले लिया तो उसके अंदर वो भी आ जाएंगे। सो इफ आई कंस्ट्रक्ट अ बॉल विथ सेंटर एट x, then every member of the sequence xn will lie inside this ball जिसका डायमीटर फाइनाइट है। तो वही, तो वो क्या हो गया, अब ये आपके पास, ये देखो प्रूफ तो यहीं पे हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपको अब ये इस लाइन को मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है, क्योंकि हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है। तो प्रूफ यही हो गया, हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस को के सारे एलिमेंट को, देखो यहाँ पे क्या था, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, यहाँ पे लिख दिया फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। तो सीक्वेंस के मेंबर n इक्वल टू 1 से तो स्टार्ट हो गए, हमने सबको तो इंक्लोज कर दिया, तो मुझे नहीं लगता इस स्टेप की जरूरत है, यहीं पे प्रूफ हो गया कंप्लीट। इसको आप क्या लिखोगे कि xn बिलोंग्स टू बॉल विथ सेंटर x एंड रेडियस r फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n। हो गया ना, सीक्वेंस के हर मेंबर को हमने एक फाइनाइट रेडियस के बॉल के अंदर इंक्लोज कर दिया, उसका डायमीटर फाइनाइट है, सो द सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये सिर्फ कन्वर्जेंट से, क्योंकि कन्वर्जेंट आपको ये क्लेम देता है कि आप किसी भी रेडियस का बॉल बना लो, उसके बाहर सिर्फ फाइनाइट लाई करने चाहिए और अंदर ये होनी चाहिए इनफाइनाइट।
तो इनफाइनाइट तो कोई भी एप्सिलॉन रेडियस ले लोगे उसके अंदर आ जाएंगे सीक्वेंस के सारे मेंबर। बाहर फाइनाइट लाइक है, उनसे से एक जिसको लिमिट पॉइंट मान रहे हो जिसको लिमिट एज्यूम किया, x से सारे बाहर लाई करने वाले इसका डिस्टेंस कंप्यूट कर लो, क्योंकि मेट्रिक स्पेस में हो तो हर 2 पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस ऑलवेज कंप्यूट कर सकते हो। करके उनका मैक्सिमम लेके एक बॉल बना दो, उसके अंदर सीक्वेंस के सारे मेंबर लाई कर जाएंगे। और क्योंकि डायमीटर, सो दिस इज द रीजन व्हाई hence the diameter of the range set of the sequence xn is bounded by 2r। चलो वो लिख दिया है, वो एक्चुअली ये दिखा रहे हैं कि कॉशी, वो अभी पढ़ा नहीं आपने कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं, प्रूफ कंप्लीट हो गया। फॉर ऑल एन दिखा दिया ना, बस हो गया, सीक्वेंस के हर मेंबर इंक्लोज हो गए आर रेडियस के बॉल में। ठीक, उम्मीद आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा। सोचना इस पे, फिर मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। हर एक चीज जरूरी नहीं कि टीचर जो कह रहे हैं आपको मैंने एक हिंट दिया, आप दोबारा फिर से सोचो इस पे, और तब तक एग्री मत करो जब तक आपको समझ में नहीं आता। फिर दोबारा डिस्कस कर देंगे, उसमें क्या है, मैं भी सीखता हूँ। हो सकता है आप लोग कुछ और पॉइंट अच्छा ले आओ तो देखा जाएगा, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। चलो अच्छा, एक चीज और कि हम लोगों ने ओवरऑल देखो तो क्लोज सेट की डेफिनेशन अब तक क्या क्या पढ़ी, हाउ टू शो अ सेट इज क्लोज्ड। एक तो ये पढ़ा कि शो दैट इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। यस सर। दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा ये क्या सेट इज सेट टू बी क्लोज्ड। अच्छा ठीक है, इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, या ये कहा कि अगर आप आर में अंडर यूजुअल मेट्रिक, या तो हम लोग वहां यूज करते थे a set is said to be closed if a closure is equal to a। एक का क्लोजर किसके बराबर, सेट के बराबर हो जाता था, या इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, है ना। अब उसी को मैं सीक्वेंस के अप्रोच में, अब ये तीसरा डेफिनेशन जो सीक्वेंस के फॉर्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि अब यहां से अब आपको सीक्वेंस का मैंने आइडिया दे दिया, तो अब हम इसको सीक्वेंस के फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। सो पॉइंट x belonging to x is limit of a if and only if there exists a sequence xn of points of a none of which equals x such that xn converges to x। तो ये तो लिमिट की डेफिनेशन कि अगर आप x को लिमिट क्लेम कर रहे हो तो कम से कम एक सीक्वेंस होना चाहिए जो उसको x को कन्वर्ज करे। And a set is said to be closed if and only if every convergent sequence of points of a has its limit in a। सेट A को क्लोज कहेंगे if and only if every convergent sequence of points of A has its limit in A। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई सेट को क्लोज कब कहते हैं, जब वो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे। तो अब इसका प्रूफ इंटरेस्टिंग है, इसका प्रूफ चलिए मैं एक प्रूफ का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, या एक काम करें आप लोग पहले पढ़ लें फिर मैं बता देता हूँ, उसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये कराने के बाद फिर ये 2 रिजल्ट है, मैं इनको करना जरूरी है, ये कर लेंगे तो अब इसके बाद मुझे क्या कर, देखो ये सब एग्जांपल तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आज मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, जो कल का रिकॉर्डेड लेक्चर है, मेरे पास वक्त नहीं मिला कि मैं अपलोड करूँ, तो ये सब मैंने करा दिया। अब इसके बाद जो मेन स्पेसेस आप है ना, अब ये सब बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इस बुक में बहुत अच्छा दे रखा है, और ये सब एग्जाम्पल फिर ये कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होते हैं मेट्रिक स्पेस में, बट कॉशी सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। तो ये सब सारे एग्जांपल में कंप्लीट मेट्रिक स्पेसेस क्या होते हैं यहाँ आएंगे, और कंप्लीट मेट्रिक स्पेसेस के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, एलपी स्पेस पे ये इस मेट्रिक में क्या होगा, वेदर दिस इज कंप्लीट और नॉट, और फिर ये सब आपका आर कंप्लीट है कि नहीं, सी कंप्लीट है कि नहीं अंडर यूजुअल मेट्रिक, सी ए बी का स्पेस अंडर सुप मेट्रिक, आई मीन अंडर मैक्सिमम इनफॉर्म दिस यूनिफॉर्म मेट्रिक ये कंप्लीट है कि नहीं, इन सब का प्रूफ। और प्रूफ में ऑलमोस्ट एक या 2 आइडिया है सबके प्रूफ में, लगभग वही कॉमन चीज यूज होगी, कई कंटिन्यूटी के डेफिनेशन यूज हो रही है, कन्वर्जेंस की यूज हो रही है ना। तो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस आप जानते हो कि इफ एवरी कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेस इन एक्स देन दैट स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट। अब अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर क्या उसमें और ऐड करें कि उसका कंप्लीशन हो जाए, ठीक है ना। तो ये इस पूरे चैप्टर में बेसिक आइडिया यही है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा, मैं इस पे आऊंगा, एक एक करके डिस्कस करूंगा। अब क्योंकि मैटलैब का कोर्स लगभग फिनिश होने वाला है, तो 2-3 लेक्चर बाद मैं मैटलैब की जगह पे भी मेट्रिक स्पेस का लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, ताकि थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग कर सके। तो अब आपको ये समझ में आया कि कन्वर्जेंस, एक मिनट टाइम कितना बचा है, क्योंकि क्लासेस में छोटी होती है ना, 10 तो ऑलरेडी बज गए, 3-4 मिनट और बचा है। चलो आप एक काम करो, एटलीस्ट इस लेक्चर को पढ़ लो, मैं इसको थोड़ा सा एक हिंट दे दूं, और कल आप लोग इसे तैयार करके आए, कल मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग भी डिस्कशन में इन्वॉल्व हो,
इसको ए पार्ट पढ़े, इसको पढ़े फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कोई समझाना चाहेगा मुझे? हालांकि आप लोगों को बताया था कि अगर लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो जैसे आप एल को क्लेम करो कि लिमिट पॉइंट है, तो उसको सेंटर मान के जो भी मेट्रिक दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में आप जो भी बॉल ओपन बॉल बनाओगे, उसका इंटरसेक्शन जिस सेट का आप लिमिट पॉइंट क्लेम कर रहे हो, इट शुड इंटरसेक्ट इट अदर देन द लिमिट पॉइंट, अदर देन एक्स इटसेल्फ। उसी डेफिनेशन यूज करके देखो रिकर्सन से बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और कैसे शो किया है कि आप किसी भी रेडियस का बॉल ले लो, सीक्वेंस के मेंबर हमेशा उसके अंदर लाई करेंगे, मतलब आई मीन हमेशा एक एन मिलेगा, है ना। और ये किस तरह उसको लिमिट पॉइंट प्रूफ सॉरी कैसे एक्स कन्वर्ज कर गया एक्स को, ये शो किया हो। तो पहले पार्ट में क्या है, पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये प्रूफ करना है कि अगर आप लिमिट पॉइंट है, सो दिस इंप्लाइज दैट if and only if there exists a sequence xn of points of a none of which equals x such that xn converges to x। तो आप लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन यूज करके आप ये दिखाना है कि जब भी आप क्लेम करोगे कि x लिमिट पॉइंट है किसी सेट का, तो कोई ना कोई सीक्वेंस मिलेगा जो x को कन्वर्ज कर रहा हो, ये आपको शो करना है। तो उस सीक्वेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, वो रिकर्शन यूज करके यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब ये लिमिट का डेफिनेशन आप पढ़े, लिमिट का डेफिनेशन क्या था। अच्छा, मैं अपने नोटेशन में इसको लिमिट कह रहा हूँ ना, हम लोग लिमिट पॉइंट, क्योंकि थ्रू आउट मैंने ये नोटेशन फॉलो नहीं किया है, ठीक है। सो सपोज एक्स इज लिमिट ऑफ ए, तो लिमिट होने के लिए क्या था, याद करो आप, लिमिट जो आप एक्स को अगर लिमिट क्लेम कर रहे हो, सो एक्स बिलोंगिंग टू सॉरी एक्स इज लिमिट ऑफ ए, या चलो लिमिट पॉइंट ही कह दो, लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ आई मीन एक्स शुड बी फ्रॉम एक्स। ऐसा कहीं नहीं कि लिमिट को ए का मेंबर होना चाहिए, इस एक्स के पास दो चॉइस है, आई मीन यू नीड टू चेक फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज फॉर ऑल एलिमेंट्स आउटसाइड ए, आई मीन फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट। लिमिट के लिए हमेशा दोनों चेक करते हैं, लिमिट पॉइंट के लिए। एंड एज पर डेफिनेशन whatever open ball of radius you are making with a center at x, I mean for every epsilon greater than 0, its intersection with set A should be non-empty other than x, ये डेफिनेशन कहता है। तो जैसे ही आपने x को लिमिट पॉइंट एज्यूम किया, आप अगर 1 रेडियस का बॉल बना लो, आप किसी भी रेडियस का बॉल, डेफिनेशन तो फॉर एवरी के लिए ना, सपोज कि हमने 1 रेडियस का ओपन बॉल बनाया है, एज पर डेफिनेशन सिंस x इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, तो आप जो भी बॉल बना रहे हो वो हर एक बॉल इंटरसेक्ट करना चाहिए सेट ए से अदर देन x। अब क्योंकि ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो आप हमेशा इस इंटरसेक्शन में मान लो कि कोई x1 सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। 1 रेडियस के बॉल में मान लो एक एलिमेंट हमने एक x1 चूज कर लिया जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। उसी तरह ith रेडियस के बॉल में मान लो आप xi लाई कर रहा है, तो ये तो क्योंकि कोई किसी भी रेडियस का बॉल बनाओ, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू इंटरसेक्ट a अदर देन x, ये तो डेफिनेशन कहता है। तो एक बार 1 रेडियस का ले लो, एक बार 1/2 रेडियस का ले लो, तो x2 वहां से ले लो, एक बार 1/3 रेडियस का x3 ले लो, इन जनरल 1/i रेडियस में xi एलिमेंट नोट कर दो। सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू व्हाटएवर बॉल यू आर टेकिंग।
अब क्या होगा कि अब ये n तक ही नहीं, इवन आप किसी भी एप्सिलॉन रेडियस का एप्सिलॉन को 1 by n+1 ले लो, तो उस केस में भी क्या होगा, बिकॉज x इज लिमिट पॉइंट, सो व्हाटएवर बॉल यू विल ड्रॉ इट शुड इंटरसेक्ट a other than x. It is going to, so you can repeat this process infinite times, you can repeat this process infinitely many times. I mean you can choose always some xi different from this x, क्योंकि देखो x को तो किसी इससे हटा दो या इस सेट से हटा दो, दोनों ये इंटरसेक्शन है तो जो चीज होगा वो दोनों में होगा, तो आपने किसी एक से x रिमूव कर दिया, इसका मतलब neither this is in this one neither this is in this one, so this xi is clearly different from this x. So one can always select x1 x2 xn and so on such that every member of the sequence is distinct from x for all n. यहां तक तो कोई डाउट नहीं है यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या दिखाना है, देखो आपको क्या दिखाना है कि एक ऐसा सीक्वेंस हमेशा मिलेगा xn जो कि x को कन्वर्ज करे। तो अब x के कन्वर्जेंस का डेफिनेशन क्या कहता है आपको, x के कन्वर्जेंस का डेफिनेशन ये कहता है कि x को सेंटर मान के आप जो भी बॉल बनाओ सीक्वेंस के मेंबर उसमें लाई करना चाहिए, हर बॉल के राउंड आई मीन हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कम से कम एक n नॉट मिलना चाहिए, सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट एवरी मेंबर ऑफ द सीक्वेंस लाई इन दिस बॉल bxr, आई मीन bxr या bx एप्सिलॉन जो भी ले लो, इसके अंदर आई मीन कोई नहीं कोई n, किसी पर्टिकुलर n नॉट के बाद सारे n के लिए सीक्वेंस का हर मेंबर किसी भी रेडियस का बॉल उसके अंदर होना चाहिए। ये अगर आप शो कर दो तो प्रूफ हो गया। ये शो करना है ना आपको, देखो रिजल्ट ध्यान दो क्या करना है आपको ये शो करना है कि जैसे आप एक लिमिट पॉइंट क्लेम कर रहे हो तो कम से कम एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा, हालांकि रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ होता है, हमेशा एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा जो एक्स को कन्वर्ज कर रहा हो। तो कन्वर्जेंस के लिए क्या दिखाता है, आपने सीक्वेंस तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब आपको ये दिखाना है कि ये xn जो नॉट इक्वल टू x फॉर ऑल n, ये सीक्वेंस इसे कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करने के लिए आपको ये शो करना है कि किसी भी रेडियस का बॉल ले लो, किसी भी एप्सिलॉन रेडियस का बॉल ले लो, उसके अंदर सीक्वेंस के कितने मेंबर होंगे, आई मीन इनफाइनाइट होंगे, इनफैक्ट फॉर देयर एग्जिस्ट ऑलवेज इन सम n नॉट सच दैट इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, ये आपको शो करना है। अब देखो यहाँ पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या कहता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, इसीलिए रियल एनालिसिस की बार-बार क्यों आपसे कह रहा हूँ लेक्चर रिवाइज कर लो, क्योंकि हर एक जगह यूज होता है। व्हाट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर सेज दैट व्हाटएवर एप्सिलॉन यू चूज देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम n नॉट, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम n नॉट बिलोंगिंग टू n such that 1 by n is less than epsilon for every n greater than equal to n naught। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है और ऑलरेडी मैंने इस पे कई लेक्चर दे रखे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके वहां पे देख लो। अब मैं यहाँ पे डिटेल नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने एप्सिलॉन की वैल्यूज रख कर सब प्रूफ करके आपको एक एक चीज करके दिखा दिया है। कोई भी आप एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज करो, एक पर्टिकुलर n नॉट के बाद 1 by n टाइप के मेंबर्स को आप लेस देन एप्सिलॉन कर सकते हो। आई मीन जैसे एप्सिलॉन को आपने ले लिया 0.333, तो आप एप्सिलॉन को ले लो सीलिंग फंक्शन ऑफ 1 बाई, आई मीन n नॉट को ले लो सीलिंग फंक्शन ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन, चलो ये 4 ले लो। नाउ यू कैन चेक दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 1 बाई 4 इज लेस देन, देखो क्लियरली 1 बाई 4 क्या है, लेस देन है ना कि 0.33 से, 1 बाई 5 क्या है, लेस देन है 0.33 से, एंड सो ऑन। आई मीन जो भी n की वैल्यू लो 4 या 4 से बड़ी, तो 1 बाई n ऑलवेज क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो आप कुछ भी एप्सिलॉन चूज करो, ये तो हमेशा क्लेम कर सकते हैं ना आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, उसी को यहाँ यूज कर दिया, वो ऐसे लिख दिया है, लेकिन बेसिकली यही है कि 1 बाई n इज लेस देन एप्सिलॉन। अब आपने क्या शो कर दिया, आपने ये शो कर दिया कि 1 बाई n रेडियस के हर बॉल के अंदर, 1 बाई n रेडियस के हर बॉल के अंदर एक xn मिलेगा, ठीक है ना। 1 बाई n रेडियस का आपने ये शो किया ना कि 1 बाई ith में xi है, 1 बाई nth प्लस 1 में ये xn है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह के मेंबर हैं, ये तो हम ऊपर से कंस्ट्रक्शन करते चले आ रहे हैं। और 1 बाई n रेडियस का बॉल, ये तो मैट्रिक में पढ़ा है कि 1 बाई n रेडियस का बॉल से एप्सिलॉन की रेडियस बड़ी है, आई मीन इस बॉल की रेडियस बड़ी है, तो इसके सारे मेंबर जो होंगे इसके इस रेडियस के बॉल में इंक्लोज होंगे। तो 1 बाई nx इज कंटेन्ड इनटू s एप्सिलॉन x। तो वो जो सीक्वेंस, और ये n नॉट हमेशा यहाँ पे n नॉट मान लो, इस n नॉट को ये n नॉट क्लेम करने के लिए कि यही नहीं, ये बेसिकली ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स हो रहा है कि ये नॉट जो क्लेम करना है कि हमेशा एक ऐसा n नॉट मिलेगा सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन दिस n नॉट every member of this sequence will lie in every ball of whatever radius you choose, I mean for every epsilon greater than 0। तो वो यहां से शो हो गया। तो ये क्लेम कहां से मिला, ये क्लेम कहां से मिला, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है।
दिस शोज दैट xn कन्वर्जेस टू x। आपको ये जो शो करना था, इस वजह से आपको डेफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। एक तो ये दिखा दिया सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, ये भी बना दिया। आई मीन सीक्वेंस having term not equal to x, they sequence or terms of sequence may be same but that will not equal to its limit। तो ऐसा रिकर्शन यूज करके हमेशा कम कर। अब ये आपको दिखाना है कि हर एक एप्सिलॉन रेडियस के बॉल के अंदर वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर से क्लेम हो जाएगा कि नॉट ओनली इन 1/n रेडियस, दिस इज गोइंग टू बिलोंग इन whatever from Archimedean property of real number। तो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करना। तो अब हमने 3 डेफिनेशन देख लिया। आई मीन कैसे प्रूफ करेंगे कि जब भी अगर हम कहें कि x लिमिट है, so there always exists a sequence which converges to that x, है ना। ये रिजल्ट ये तो कहता है whenever we claim that x is a limit point of a, then there always exists a sequence which will converge to x, which will converge to x। अब इसका सेकेंड पार्ट कि जब भी कोई सीक्वेंस ऐसा कन्वर्ज कर रहा हो तो आपको शो करो वो लिमिट पॉइंट होगा। तो लिमिट पॉइंट होगा तो इट्स इंटरसेक्शन विद सेट ए शुड बी नॉन एम्प्टी अदर देन x। अब आपको उल्टा लेके चलना है, तो आप xn का डेफिनेशन यूज करो कि xn कन्वर्जेस टू x है, तो x को सेंटर मान के जितने भी बॉल बनाओगे वो हमेशा एक ऐसा पर्टिकुलर n नॉट मिलेगा सच दैट एवरी मेंबर ऑफ द सीक्वेंस लाई विद इन दैट बॉल फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। उसको यूज करके आप दिखा दो कि इंटरसेक्शन सेट ए के साथ क्या है, नॉन एम्प्टी। तो ये तो प्रूफ बहुत इजी है, अगर आप देखो इस प्रूफ पे बस एक बार गौर करो तो ये डेफिनेशन से प्रूफ हो जाएगा। अब सपोज करो कोई सीक्वेंस xn है, एक ऑब्वियस है a के पॉइंट्स लेके बनाए हो सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ a, तो xn के मेंबर्स तो a से ही आ रहे हैं, नन ऑफ व्हिच इक्वल्स x सच दैट xn कन्वर्जेस टू x। ये तो एज्यूम करके चल रहे हो। अब क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है तो जिस भी रेडियस का बॉल बनाओ, कन्वर्जेंस का डेफिनेशन कहता है कि सीक्वेंस के एक ऐसा नॉट मिलेगा such that for all n greater than naught every member of the sequence will start lying within this ball for all n greater than n naught। इस रेडियस के अंदर तो xn के मेंबर्स हैं ही और इनफाइनेटली मेनी है, देख कर सकते हो यहां से। और xn जो आपने सीक्वेंस बनाया वो भी a के अंदर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। समझ में आ गया? ठीक है। तो अच्छा सेकंड वाला पहले आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अब आज तो टाइम है नहीं, मैं कल इसको डिस्कस करूंगा। आप लोग एक बार खुद से सोचिए, थोड़ा सा इस तरह बैठ के एनालाइज करो, एक दूसरे से डिस्कशन करो। देखो अब बहुत से लोग सोचते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए, और ठीक है मैं रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको भेज देता हूं, पर फिर भी क्लास डिस्कशन का कोई तोड़ नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आप क्लास के साथ पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे, बाद में वो बात नहीं आती। चलो कम से कम डिजिटल का इतना फायदा तो है कि आपसे लेक्चर रिकॉर्ड भी हो जाते हैं, पर बेहतर है कि आप कोशिश किया करो कि जहां तक हो सके आप क्लास में प्रेजेंट रहा करो। तो वो कहते हैं ना कि ठीक है टेक्नोलॉजी तो है, आप बैठे बैठे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो और कहीं की भी, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट वगैरह तो नहीं है आप लोगों का? मेरे समझ से टाइम ज़्यादा हो रहा है ऑलरेडी, मुझे क्लास खत्म करना था। हाँ 20 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ओके।